बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे 5615 MA उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड और इसका यूनिट नंबर 2 कवर करने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ से कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। इस तरह से डिस्कस करूंगी कि आपको पूरा चैप्टर खुद ही समझ आ जाएगा एक बार पढ़ने से। हाइको जो है ये जापानी सनफ़े सुखन है, यानी शायरी की एक सनफ़ है। इसके 3 मिसरे होते हैं और इसमें रहबानियत, हाइको के जो जापानी मौजू हैं, इसमें रहबानियत और मनाजिर फ़ितरत की अक्कासी की जाती है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि रहबानियत क्या है। ये बेरग़बती है, किनारा कशी है, इसके लघवी मानी है। और इसके इस्तिलाही मफ़हूम को अगर देखा जाए तो रहबानियत से मुराद नफसानी ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना और दुनियावी फ़राइज़ से किनारा कशी इख्तियार करके ज़िंदगी से फ़रार होकर जंगलों और खलवतों में जाकर रहना। और रहबानियत का आगाज़ बुद्ध मत से हुआ था, बुद्ध मत मज़हब से, और बुद्ध मत ज़्यादातर जापान में ही फला फूला था। इसके अलावा एक और मज़हब जिसको कहते हैं शंतोइज़्म, जिसमें मज़ाहिर फ़ितरत की पैरवी की जाती है, ये भी एक जापानी मज़हब था। इसलिए हाइको के यही मेन 2 मौज़ूआत हैं जापान में। हाइको की अगर खसूसियात को देखी जाए तो इसमें ना तमाम होना इसकी एक खसूसियत है, यानी कि पढ़ के इंसान की तशनगी जो है वो बाकी रह जाती है, एक अदब के स्टूडेंट की प्यास बाकी रह जाती है। इमायत है, रमज़ो इमायत मैंने बताया था, कम से कम अल्फाज में गहरी बात कह देना रमज़ो इमायत होता है। इख्तिसार है, यानी मुख्तसर होना। आसान और नरम लहजा है, यानी कि ऐसे मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना हो कि जिनकी तशरीह किसी करीने की मोहताज हो। यहाँ बहुत सारी हाइको की मिसालें आपके साथ शेयर की गई हैं। आपने सवाल में लाजमी, अगर हाइको के मुतालिक सवाल आ जाता है तो एग्जांपल्स लाजमी देनी है। अच्छा, हाइको भी 3 मिसरों पर मबनी होती है। इसके अलावा सलासी वगैरह और टप्पा वगैरह भी 3 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है हाइको में या सलासी वगैरह में, तो वो मैं हैयत का ताल्लुक़ इसका बता देती हूँ। सलासी जो होती है वो 3 मिसरों पर होती है, लेकिन इसमें बहर की कोई पाबंदी नहीं होती, जबकि हाइको में बहर की पाबंदी होती है। इसका पहला मिसरा 5 और दूसरा 7 और तीसरा 5 अल्फाज पर मबनी होता है, यही पाबंदी होती है हाइको की। और इसके अलावा जो माहिया होता है वो भी 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पंजाबी में माहिया 1.5 मिसरे पर मबनी भी मिलता है, जबकि उर्दू में माहिया 3 मिसरों पर मबनी होता है, जिसमें सिर्फ हुस्न और इश्क को मौजू बनाया जाता है, यानी माही से मुतालिक बात की जाती है। हाइको का आगाज़ जापानी शायरी में जापानी शायर मात्सो बाशो से होता है। 17वीं सदी में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था जापान से, और कुछ रिवायत के मुताबिक है कि 1214 या 1200 के करीब 13वीं सदी में आगाज़ हुआ है, कंफर्म नहीं है। आपकी बुक में लिखा हुआ है जी 1214, जबकि मैंने 17वीं सदी पढ़ा था। हाइको में शुरू से जो हाइको उर्दू में जिसका रिवाज पढ़ा था वो जापानी सनफ़े सुखन हाइको के तराजिम से हुआ था, तर्जमे किए गए थे इसके उर्दू में, लेकिन बाद में इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर उर्दू में किया गया था। हाइको के उर्दू तराजिम में चंद एक के अहम नाम आप देख लीजिए, जिनमें हैं चंद जापानी नज़में। हाइको का मजमुआ है ज़फ़र इकबाल के रिसाले नीलो निहार में छपा था ये, और गुबार शबनम है अब्दुल अज़ीज़ खालिद का। उर्दू में हाइको का पहला तजर्बा अगर तबाज़ात देखा जाए तो तर्जमा नहीं, तबाज़ात देखा जाए तो वो काजी सलीम ने 1944 में किया था, मगर इस सिन्फ की तरक्की के लिए बाकायदा तौर पर काम नहीं किया था। इस सिन्फ की तरक्की के लिए बाकायदा तौर पर काम मीर अमीन ने किया था उर्दू में। उर्दू में हाइको के अहम शोरा अदा जाफरी हैं, नसीम सहर हैं। नसीम सहर का मजमुआ है रोशनदान में चिड़िया, और इसके अलावा ज़र्द पत्तों की शाल है। नसीर अहमद नासिर का भी है ये मजमुआ, और इसी नाम से ख़ावर एजाज ने भी लिखा था। धूप से खाली दिन बशीर सैफ़ी का हाइको का मजमुआ है। अब देखते हैं हम माहिया को। माहिया क्या है? माहिया पंजाबी की सनफ़े सुखन है, पंजाबी शायरी है, और पंजाबी ज़ुबान में माहिया मेह कहते हैं भैंस को, और भैंस को चराने वाले को कहते थे महिवाल। और सोनी और हीर रांझा वगैरह के किस्सों में चूँकि उनके महबूब उनसे मिलने के लिए भैंसें चराने वाले चरवाहे की शक्ल इख्तियार कर लेते थे, और इसकी वजह से इसके अलावा उनकी आवाज़ ऐसी सुरीली थी कि वो जो अपनी महबूबा के लिए गीत गाते थे वो माहिए की तर्ज पे मशहूर हो गए।
اس کے علاوہ اگر پنجابی میں دیکھا جائے تو ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بانو نامی لڑکی تھی، اس نے کہیں شادی کی تھی اپنی پسند سے، اور اس کا جو مطلب ہسبینڈ تھا شادی کے بعد اسے اپنے گھر لے گیا، لیکن لڑکی کے والدین نے کورٹ میں کیس کر دیا تھا کہ ہمیں ہماری بچی واپس چاہیے، اس طرح جیسے آج کل ہوتا ہے۔ پھر مطلب سخت معاملہ تھا، لڑکی کے والدین نے لڑکی کو مجبور کر دیا تھا، وہ والدین کے ہاں چلی گئی تھی۔ ہر پیشی پہ جب وہ آتی تھی تو جیسے بحث و مباحثے ہوتے ہیں کورٹ میں، تو وہ بار بار ماہیہ کہہ کے پکارتی تھی اپنے ہسبینڈ کو، اور چند مصرے بھی پڑھتی تھی، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ بانو کہہ کے اپنی مجبوریوں کے ذکر کرتا تھا۔ ادھر سے لڑکی کے والدین نے اسے مجبور کیا ہوا تھا اور ادھر سے لڑکے کے والدین نے، تو اس طرح سے ان کی نا روایت چلی تھی کورٹ میں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے گیت گاتے تھے بحث و مباحثے کے دوران، اور وہ بانو کہتا تھا، یہ ماہیہ کہتی تھی۔ اس طرح ہی ان کی خبریں اخباروں میں چھپنے لگ گئیں، ان کی پیشیوں اور ان کے گیتوں کا ذکر، لوگ دور دور سے ان سے ملنے آنے لگ گئے تھے، اور پنجابی میں ماہیہ کا رواج بڑھ گیا تھا۔ لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، میں نے اسے پڑھا تھا لیکن ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے یہ واقعہ۔ ماہیہ کے انداز پہ ایک ٹپا بھی ہوتا ہے، یہ بھی پنجابی صنف سخن ہے، یہ بھی 3 مصروں پر مبنی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مصرع ایک لفظ کا ہوتا ہے پہلی صورت میں، اور اگر دوسری صورت میں دیکھا جائے تو 2 یا 3 بار اسی لفظ کو دہرایا جا رہا ہوتا ہے پہلے مصرے میں۔ جیسے یہ ایگزامپل ہے، کولے موسلی گھڑا دے بابلا، پہلے میں کولے ہے اور دوسری صورت میں 3 بار ہے کولے کولے کولے۔ اردو ماہیے کا پہلا تجربہ جو ہے وہ چراغ حسن حسرت نے کیا تھا 1937 میں، اور فلم باغباں تھی ایک، اس میں جو گیت وغیرہ گائے جاتے ہیں اس میں چراغ حسن حسرت کے ماہیے گائے گئے تھے۔ چراغ حسن کے جو ماہیوں کا مجموعہ ہے وہ ایک گیت ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت کا ماہیوں کا مجموعہ، اب دیکھیں یہ ماہیے بھی تو کسی شاعری ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ باغوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے، ایسی شاعری کو میں بچوں کی شاعری کہا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ فلم نیا دور کے لیے ساحر لدھیانوی نے ماہیے گائے تھے۔ شہاب ثاقب کے مشہور ماہیے ملتے ہیں، ثاقب زیروی، شہاب ثاقب ماہیوں کا مجموعہ ہے ثاقب زیروی کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ اردو ماہیے کی عمر اگر پوچھی جائے تو وہ 65 سے 70 سال ہے۔ یہ بیسک سے کوسچنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب پوائنٹس بنا کے آپ ڈیٹیل سے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔